और अब खबरें देवभूमि की, और खबर दिल्ली से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आज भी दिल्ली में वो चुनाव प्रचार करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी प्रचार यहां पे करते नजर आएंगे और एमसीडी चुनाव में उम्मीदवारों के लिए, यानी जो बीजेपी उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। तो कल भी उन्होंने रोड शो किया था, कई कार्यक्रम किए थे, संबोधित किया था और इस बात का जिक्र किया था कि बीजेपी उम्मीदवार जो हैं उनको जिताएं, अपील की थी, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के स्टार प्रचारकों में उनका भी नाम अब शामिल, और जहां भी चुनाव होते हैं, चाहे हिमाचल में हो या गुजरात में या दिल्ली में, वो उस चुनाव में प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं, सभाएं करते हुए दिखाई देते हैं, सम्मेलन करते हुए दिखाई देते हैं और कोशिश ये कि वहां पे बीजेपी की सरकार बने। तो जब दिल्ली में वो कल भी पहुंचे, आज भी दिल्ली में प्रचार करेंगे, कल भी वो प्रचार प्रसार करते नजर आए और आज भी उनकी कोशिश ये कि बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में लोग मतदान करें, ऐसी अपील वो करते हुए नजर आए। तो एमसीडी चुनाव में उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करेंगे पुष्कर सिंह धामी। और दिल्ली से हमारे संवाददाता रवि इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार दिल्ली में हैं, आज क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कार्यक्रम आज? लेकिन नगर निगम चुनाव को लेकर लगातार सब पार्टियां अपनी तरफ से जा रहा है कि नगर निगम चुनाव को लेकर लगातार सब पार्टियां अपनी तरफ से चुनाव। मैं सुन पा रहा हूं रवि, आप बोलें। जी जी, लगातार जिस तरीके से निगम चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पे हैं, स्टार प्रचारक के रूप में भाजपा ने 42 अपने स्टार प्रचारकों को उतारा है दिल्ली के अंदर। जगह जगह प्रचार हो रहे हैं और बीजेपी के तमाम बड़े नेता सड़कों पर नजर आ रहे हैं। वहीं अगर इस और उतारा है दिल्ली के अंदर, जगह जगह प्रचार हो रहे हैं और बीजेपी के तमाम बड़े नेता सड़कों पर नजर आ रहे हैं। वहीं अगर इस और देखा जाए तो पुष्कर सिंह धामी जी की अगर बात की जाए तो स्पेशली दिल्ली के अंदर उत्तराखंड के 10 लोगों को पार्टी ने टिकट दिया है, उसी के प्रचार के लिए लगातार पुष्कर सिंह धामी जगह जगह दिल्ली में जाके प्रचार कर रहे हैं। उनको तमाम लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। जैसा कि कल देखा गया था कि पुष्कर सिंह धामी पड़पड़गंज विधानसभा में आए थे, विनोद नगर वार्ड से लेकर मयूर विहार वार्ड तक उन्होंने रैली निकाली थी, इसमें उनको तमाम समर्थन मिला। आज की अगर बात की जाए तो विधानसभा की संत नगर बुराड़ी से लेकर आज पुष्कर सिंह धामी नॉर्थ ईस्ट में अगर माना जाए तो प्रमोद गुप्ता जी की रैली में जाएंगे, जहां लोगों से तमाम वोटों पर मांग करेंगे अपनी और तमाम जो उनके मुद्दे हैं उनको को लेकर बात करेंगे। जिस हिसाब से देखा जा रहा है बार बार कि पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की जो 10 सीटें हैं वहां पर विशेष समर्थन मिल रहा है और लोग भारी उमड़ के सामने आ रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं। उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इन 10 सीटों के ऊपर उत्तराखंड के जितने भी प्रत्याशी हैं वो अपनी जीत दायर करेंगे। ऐसे में रवि, चूंकि उत्तराखंड के बहुत से लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं, करीब लाखों में संख्या है, ऐसे में कोशिश ये होगी कि उन लोगों को भी पुष्कर सिंह धामी प्रभावित करें और उनको लेकर उनके चाहे रोड शो हो, सभा हो या सम्मेलन हो, किस तरह का उत्साह दिल्ली वासियों में दिखाई दे रहा है? निवासियों दिल्ली में प्रवास करते हैं और रहते हैं, उसी को देखते हुए जहां दिल्ली में अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के सीएम लगातार लोगों से जाके मिल रहे हैं। निवासियों दिल्ली में प्रवास करते हैं और रहते हैं, उसी को देखते हुए जहां दिल्ली में अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के सीएम लगातार लोगों से जाके मिल रहे हैं और जैसे कि वो रोड शो कर रहे हैं, लोगों के साथ 1-to-1 कर रहे हैं, डोर टू डोर जाके कंपेनिंग कर रहे हैं, वहीं लोगों का उनको समर्थन मिल रहा है। क्योंकि लग ही नहीं रहा उस तरीके से देखा जाए कि वो किसी स्टेट के सीएम है। लोग उनसे नॉर्मली जाके मिल रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और खुशी की एक लहर ऐसे नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चुनाव बिल्कुल आम आदमी पार्टी के पाले से जाता हुआ सीधा बीजेपी के पाले में आ रहा है उत्तराखंड की सीटों पे अगर देखा जाए तो। क्योंकि उत्तराखंड की सीटों में ज्यादा हेरफेर देखने को मिलता नहीं है, हर बार हॉट सीट रहती है उत्तराखंड की। लेकिन उत्तराखंड की सीट जो भी होती है, अगर मंडावली सीट की बात की जाए या विनोद नगर सीट की बात की जाए, मयूर विहार सीट की बात की जाए, क्योंकि ये गढ़ माना जाता है, मनीष जी की पड़पड़गंज विधानसभा है जहां पर उत्तराखंड के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। उसी को देखते हुए हर बार कहीं ना कहीं दाव खेला जाता है। और यहीं अगर बात की जाए इस बार की तो संत नगर बुराड़ी हुआ, वहां भी लाखों की संख्या में उत्तराखंड के निवासी रहते हैं। उत्तराखंड के निवासी को देखते हुए पुष्कर सिंह धामी जी उनसे जाके मिल रहे हैं और खास उन्होंने समर्थन मिल रहा है और ज्यादा तादाद में जहां तक उम्मीद की जा रही है, तो जैसा वो जता रहे अपने आप में, तो उन्हें जीत हासिल होगी। ऐसे में रवि, चूंकि पुष्कर सिंह धामी बहुत साधारण व्यक्तित्व के धनी हैं, हमने उत्तराखंड में और कई दूसरे राज्यों में उनकी वो तस्वीरें देखी कि अचानक सुबह की सैर पे निकल गए, कहीं किसी भी आम दुकान पे वो चाय पीने लगे, लोगों से बात करने लगे। क्या दिल्ली में भी वैसा ही व्यक्तित्व उनका दिखाई दे रहा है?
नहीं, दिल्ली में जैसा कि देखा जा रहा है, दिल्ली में भी वैसा ही व्यक्तित्व नजर आ रहा है, क्योंकि लोग उन्हें मान ही नहीं रहे कि वो सीएम है, उन्हें एक कार्यकर्ता के रूप में ही देख रहे हैं भाजपा के, और इसी वजह से वो लोगों के साथ ज्यादा जुड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोग उनसे मिलके अपने साथ सेल्फियां ले रहे हैं और मूड बना रहे हैं कि हम बीजेपी को ही जिताएं। क्योंकि जैसा देखा गया है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी बड़े जमीनी स्तर के एक नेता देखने हमें भी लगे, मीडिया के तमाम और भी थे वहां रिपोर्टर जिनको देखने पे लगा जैसे और स्टेट के सीएम आते कि नहीं, एक वो रहता है वो हल्ला कि नहीं कोई मिलेगा नहीं, प्रोटोकॉल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल सीएम धामी जी सड़कों पे घूम घूम के लोगों से मिले, प्रचार के लिए कहा, लोगों को वोट के लिए बोला, तो लोग उनके समर्थन में आ भी रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। आज किस वक्त उनका रोड शो, सभा या सम्मेलन या रैली होगी और उसको लेके किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? जैसा कि बताया जा रहा है, सबसे पहले संत नगर बुराड़ी में जाएंगे, रेखा रावत जी हैं जो वहाँ के प्रत्याशी, उनके साथ मिलकर वोटिंग की वो करेंगे, लोगों से अपील करेंगे, और उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट जाएंगे। प्रमोद गुप्ता जी हैं, वहाँ भी गढ़वाल के बहुत सारे लोग हैं, इससे पहले मयूर विहार फेज 2 में भी आए थे, वहाँ भी इन्होंने समर्थन मांगा। इनको जन समर्थन बहुत ज्यादा मिल रहा है। जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो प्रोटोकॉल की भी अगर बात की जाए तो ऐसी सिक्योरिटी को ज्यादा नजर नहीं आई पुष्कर सिंह धामी जी के साथ, कि उन्हें लगे कि हाँ भाई प्रोटोकॉल के अंदर रहने के बाद या उन्हें कुछ हो सकता है कि वो सीएम है अपने आप में, इस वजह से ऐसा कुछ लगे। लेकिन जहां तक लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है तो लोग उनको ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, लोग उनके साथ समर्थन में खड़े हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों का ऐसा देखने को मिला है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आप नज़र बनाए रखिए, हम फिर आपसे जानकारी लेंगे, क्योंकि लगातार वो आज भी यहाँ पे प्रचार प्रसार करेंगे। तो उत्तराखंड में श्वेत क्रांति के जनक और वर्गीज कुरियन के जन्मदिवस पर राज्य के लिए बड़ी खबर मिली है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने लालकुआ नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में आंचल ब्रांड की नई इकाई स्थापित करने के लिए करीब 62 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है, जिसका अगले महीने शिलान्यास होने की तैयारी है और कारखाना प्रशासन ने शुरू कर दिया है। बता दें कि नैनीताल दुग्ध संघ के सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा और केंद्रीय पर्यटन मंत्री अजय भट्ट के अथक प्रयासों के बाद नैनीताल दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ की हाईटेक इकाई के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 61 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट की स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसके आदेश असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोजेक्ट फाइनेंसर अंजलि मौर्य ने जारी किए हैं। अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रबंधक कमेटी सदस्यों सहित हमारे संस्था से जुड़े हुए सभी दुग्ध उत्पादक जो 29 हैं, उपभोक्ता लाखों में, और हमारे परिवारकर्ता सहित तमाम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो लोग जुड़े हैं, उन सब का आप सबके माध्यम से इस राष्ट्रीय दुग्ध दिवस में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो सफलता आज नैनीताल दुग्ध संघ को माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा जी के प्रयास से मिली है, उसका श्रेय भी मैं अपने अधिकारी, कर्मचारी और उत्पादकों को देते हुए माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा जी को देता हूं कि उन्होंने जितना कम समय में प्रयास करके हमको बहुत बड़ी राशि स्वीकृत कराई है। खाना पूर्ति कर रहे हैं नेशनल हाईवे की कोई ठेकेदार फोर लाइन का काम बंद कर दिया, जो कि लाल कुआं से लगा के हल्द्वानी तक जगह जगह छत रास्ताएं हैं, आयोजन दुर्घटनाएं हो रही, और सरकार ने कुछ पैसे से दे के कहीं कहीं गड्ढों अड्डों को डामर डराया, जो बहुत ही एक आधे 15 दिन में ऊपर जाएगा। उसकी फोर लाइन की स्थिति जब तक कोई ठेकेदार द्वारा पुनः नया काम शुरू किया जाए और फोर लाइन न बनाया जाए, तब तक समस्या ऐसी ही बनी रहेगी। मेरा अनुरोध है सरकार से कि इसको फोर लाइन को जल्द जल्द काम शुरू कराया जाए, जिससे लोगों का रास्ते में एक्सीडेंट और उमेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। उमेश, दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ की हाईटेक इकाई के लिए ये जो 61 करोड़ और 76 लाख का बजट मिला है, इसके बाद किस तरह के बदलाव देखे जाएंगे? देखिए, बिल्कुल साफ तौर से बहुत बड़ी धनराशि उत्तराखंड सरकार ने, जो कि पुष्कर सिंह धामी जो कि सरकार में मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा जो दुग्ध मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा, उनके द्वारा ये राशि के नाम अवमुक्त कराई गई है और सीधे तौर पर लालकुआ नैनीताल दुग्ध संघ को मिलेगी, जो हाईटेक दुग्ध संघ में काम के लिए लगेगी। पहले जो दुग्ध संघ जो है वो अभी भी अपनी हालत में वैसी है जो आज से 200 साल पुरानी इसकी बिल्डिंग और इमारत जो है जर्जर की हालत में थी। पर अब जो 61 करोड़ से ज्यादा की धनराशि राज्य सरकार ने
दुख संघ को दी है, उससे कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी इमारतें और बिल्डिंग हाईटेक बन पाएंगी। इसके अलावा जो हाईटेक मशीनें हैं उसका भी यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे मशीनें लगाई जाएंगी, जिससे जो लोग हैं, जो मजदूर काम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं राहत मिल पाए। जो कर्मचारी है उनको कहीं ना कहीं वो राहत मिल पाए, जिससे हाईटेक मशीन होने से एक तरीके से कहा जाए कि समय की बचत भी होती है, दूसरा काम बहुत तेजी से होता है, क्योंकि नैनीताल दुग्ध संघ काफी ज्यादा अव्वल है और कई ज्यादा अपने अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है, जिसमें दूध, मक्खन, घी, छाछ, दही। इसके ठीक है अलावा उमेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वित्त विभाग ने स्वीकृति जो है वो जारी की है। और देहरादून में वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी प्रतिपूर्ति के करीब 341 करोड़ रुपए जारी होने पे प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। और आपको बता दें कि वस्तु और सेवा कर कार्यान्वयन के कारण उत्तराखंड को महीने जून 2022 तक के लिए राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति के रूप में 744.84 करोड़ रुपए का लेखाबद्ध भुगतान किया जाना शेष था। इस क्रम में केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड को ये राशि 341 करोड़ रुपए जो है वो दी गई है। जून 2022 में आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ जीएसटी की प्रतिपूर्ति का विषय समाप्त हुआ, लेकिन तो भी हमारा कुछ अवशेष था। उसमें 341 करोड़ 53 लाख रुपए भारत सरकार ने हमारे को अवमुक्त किया है। मैं उसके लिए अपने भारत सरकार को, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी को, माननीय मोदी जी को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, जिन्होंने, क्योंकि आप जानते हैं कि हम अपने प्रयासों से वित्तीय संसाधन बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें 341.53 करोड़ रुपये यदि हमें मिला है, उसके लिए निश्चित रूप से हमें बहुत बड़ी राहत मिली है। ये बड़ी राहत दी है। सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता देहरादून से ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, एक बड़ी राहत 341 करोड़ की जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी की गई है, उत्तराखंड के लिए बड़ी राहत है। जी बिल्कुल, देखिए जो राज्य में 5000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष जीएसटी रिम्बर्समेंट आता था, अब वो धीरे धीरे केंद्र ने बंद करना शुरू कर दिया है और राज्य का जो बकाया प्रतिपूर्ति थी जीएसटी की, उसमें 340 करोड़ के करीब की ये रकम जो राज्य को मिली है, निश्चित तौर पर एक राज्य के लिए राहत की बात है। जो राज्य के वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, वो लगातार इसको लेकर प्रयासरत थे। वो दिल्ली भी गए थे, चंडीगढ़ की बैठक में उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष भी मुद्दा उठाया था और कल ही ये आदेश भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से आया है। तो इस पर जो हमारे राज्य के वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने केंद्र सरकार को इसके लिए धन्यवाद भी दिया है। देखिए, उत्तराखंड की तुलना दूसरे राज्यों से नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ वित्तीय संसाधन बहुत कम है, राज्य के पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है। हालांकि राज्य सरकार नए नए तरीके ढूंढ कर ला रही है। नए एक बड़ी कंपनी मैकेंजे को हायर किया गया है जो जीडीपी को डबल करने पर काम करेगी। तो उन सब प्रयासों के बीच एक राहत की खबर है कि उत्तराखंड को कितनी बड़ी रकम भारत सरकार से रिलीज हो गई है। बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को ये बड़ी राहत दी है, जिसके बाद उत्तराखंड के वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। और ऋषिकेश में अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तराखंड परिवहन महासंघ उग्र आंदोलन करने का मन बना चुका है। आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए उत्तराखंड परिवहन महासंघ के बैनर तले तमाम परिवहन संस्थानों से जुड़े पदाधिकारियों ने बैठक की और इस दौरान फैसला लिया कि 29 नवंबर को पूरे राज्य के परिवहन व्यवसायी ऋषिकेश में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अगर इसके बाद भी सरकार ने परिवहन व्यवसायियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने की चेतावनी परिवहन व्यवसायियों ने सरकार को दी है। परिवहन महासंघ की पहली मांग ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार और रुड़की में डीजल से चलने वाले टेम्पो को नीति बनाकर धीरे धीरे चलन से बाहर करने और दूसरी मांग सभी कमर्शियल वाहनों की टेस्टिंग एआरटीओ कार्यालय में कराने की है। दिल्ली में हमारा एक प्रोग्राम है 10-11 में, उसका मकसद से हम लोग आए हैं और मसूरी, देहरादून और हरिद्वार, रुड़की सब जगह में होते हुए हम लोग आए, ताकि हमारा जो कम्युनिटी है, जो गोरखा नेपाली कम्युनिटी, उसके लिए अवेयरनेस जो प्रोग्राम हम लोग कर रहा हूँ, ताकि विभिन्न जगह में प्रांत में रहने वाला जितना भी है सभी को हम गोरखा जाति, नेपाली जाति को एक सूत्र में बांधने के लिए हम लोग
हमारी जो दीदी हैं सुजा जी, और मसूरी के एक होटल के सभागार में जयश्री क्लब क्यारकुली भट्टा मसूरी द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया और राज्य स्थापना दिवस के मौके पर शानदार प्रस्तुति देने वाले 5 कलाकार प्राची ठाकुर, राधिका जदवान, साक्षी रावत और संजीवनी बचवान और मेघा को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि क्यारकुली भट्टा ने कहा कि प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करते हुए अपने आप को वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की प्रतिभा को निखारने का ये बेहतरीन मंच है और इससे बाल कलाकारों का मनोबल बढ़ता है। और इस मौके पर जयश्री क्लब की अध्यक्ष माधुरी टमटा ने बताया कि जयश्री क्लब के 5 कलाकारों ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शानदार प्रस्तुति दी, जिसको लेकर क्लब द्वारा बाल कलाकारों को सम्मानित किया गया। आज जो है हमने अपने कहते जयश्री क्लब के बच्चों को सम्मानित किया है। तो हमने जो ये अभी नगर पालिका द्वारा जो ये कार्यक्रम हुआ था स्थापना दिवस का 9 तारीख को, तो उस में जो बच्चों ने प्रतिभाग किया था उन बच्चों को हमने यहाँ पर सम्मानित किया है कि उन्होंने बहुत अच्छा अपना योगदान दिया है और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने कार्यक्रम प्रस्तुत किया है उसके लिए आज हमने इनको प्रोत्साहित। तो क्यारकुली भट्टा ग्राम पंचायत के बच्चे हैं, उन्होंने उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम दिया था और जिसके लिए आज जयश्री क्लब ने उनको सम्मानित भी किया है। और जो पहाड़ों की संस्कृति है जो विलुप्त होती जा रही है, लेकिन अब हमारी नई जो पीढ़ी है उसी संस्कृति को अपना रही है। उत्तराखंड पहाड़ों की संस्कृति से फेमस है, तो इसलिए बच्चों ने उसी के रूप में प्रोग्राम दिया है। जयश्री क्लब ने आज उनका प्रोत्साहन और बढ़ाया है और मैं चाहती हूँ आगे के लेवल तक, मतलब आगे स्टेट लेवल तक भी ये बच्चे प्रोग्राम लेके जाएं और अपनी ग्राम पंचायत का नाम ऊंचा करें और सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। खबर लक्सर से है, जहां रेलवे स्टेशन पे दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार रेलगाड़ी की चपेट में एक युवक आ गया और बंद रेलवे फाटक के नीचे से गुजरने के दौरान यह हादसा हुआ। युवक की लापरवाही से यह हादसा हुआ। मृतक की उम्र करीब 32 साल बताई जा रही है। तो सहारनपुर मुरादाबाद रेल मार्ग पे यह हादसा हुआ। तो युवक की लापरवाही के चलते बताया जा रहा है, ये युवक ने लापरवाही की थी जिसके चलते वो ट्रेन की चपेट में आया और युवक की उम्र 32 साल बताई जा रही है। तो सहारनपुर मुरादाबाद रेल मार्ग पे यह हादसा हुआ, जहां रेलवे स्टेशन पे एक दर्दनाक हादसा हुआ और एक तेज रफ्तार रेलगाड़ी की चपेट में एक युवक आया जिसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बंद रेलवे फाटक के नीचे से गुजरने के दौरान यह हादसा हुआ। एके गोस्वामी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। एके गोस्वामी, दर्दनाक हादसा, एक युवक ट्रेन की चपेट में आया, मौत हो गई उसकी, और क्या कुछ जानकारी, कैसे हादसा हुआ? अगर फाटक बंद था तो क्या युवक ने लापरवाही की? जी बिल्कुल, ये देर शाम तकरीबन 7 बजे की घटना बताई जा रही है रेलवे विभाग द्वारा, जिसमें स्टेशन मास्टर से जो है जब हमने पूछताछ की तो उसमें मामला ये निकल करके आया कि 32 वर्षीय लड़का था जो कि घर जमाई बन करके एक पुरवाला नामक गांव में रह रहा था, निवास कर रहा था, लेकिन मूल रूप से ये भगवानपुर के टाडा जलालपुर क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। और इसके साथ एक और व्यक्ति था जो बाइक पर सवार था, लेकिन वो फाटक बंद होने के कारण बाइक सवार जो है वहीं पर रुक गया, लेकिन इसने अपने फोन पर बात करते हुए रेलवे ट्रैक को जो है पार करने की कोशिश की, लेकिन दर्दनाक हादसा इतना भयंकर था कि इसे जो है 4 टुकड़ों में जो है हम जो है तस्वीरें भी जिम्मेदारी के अनुरूप जो है प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो अब इसको जो है जीआरपी यानी कि राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर इसकी शिनाख्त कर ली गई और इसका जो है शव पोस्टमार्टम के लिए पैक करते हुए उसे जो है मोर्चरी भेजा गया है, पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है रुड़की में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसे जो है बिना देखे और बिना ही दोनों तरफ जो है इसमें सावधानी बरते बिना ही इसने जो है खुद को एक लापरवाही की भीड़ चढ़ा दिया, जहां इसकी दर्दनाक मौत हुई है। शुक्रिया एके गोस्वामी जानकारी के लिए। तो एक जरा सी लापरवाही इस युवक पे भारी पड़ गई। फाटक बंद था, बावजूद इसके ये उसे पार करता हुआ नजर आया। बताया जा रहा है कि फोन पे बात कर रहा था और उसी वक्त ट्रेन आई और उसकी चपेट में आने से इस युवक की दर्दनाक मौत हो गई।
तो तेज रफ्तार रेलगाड़ी की चपेट में आने से एक 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई। और उत्तराखंड सरकार द्वारा 10 साल पुराने डीजल वाहनों को हटाए जाने और सीएनजी वाहन चलाए जाने के आदेश को लेकर ऑटो विक्रम यूनियन लामबंद हो गई है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा मनमानी तरीके से ये आदेश जारी किए गए हैं। सिटी बस यूनियन के अध्यक्ष ने सरकार को चेतावनी दी है कि 29 दिसंबर को उत्तराखंड के ऑटो विक्रम चक्का जाम कर विधानसभा का कुछ करेंगे और घेराव किया जाएगा। तो सरकार के फैसले के खिलाफ यहां पे विरोध करने की पूरी तैयारी, चेतावनी दी गई है, विधानसभा घेराव करने की तैयारी। तो 10 साल पुराने डीजल वाहनों को हटाए जाने का ये विरोध कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये गलत फैसला है। सरकार से डीजल वाहनों को चलाने की इन्होंने मांग की है। तो 1/11/2022 का जो आदेश था आरटीए का, उसको हमने तालिबानी आदेश इसलिए कहा था कि ये विक्रम ऑटो के लिए तो कहा ही था इन्होंने कि 10 साल बाद जो है ये जो है 1 मार्च 2023 को ये सारे जो है विक्रमों को समाप्त करके और जो है नए जो है यूरो 4 लाया जाए और या जो है सीएनजी विक्रमों को लाया जाए। दूसरा मेरा कहना था कि आज उसके अलावा इनके द्वारा ये कहा गया था, जो चुपचाप से इनके द्वारा जोड़ दिया गया था एक अन्य, कि अन्य सभी वाहन दिसंबर 2023 में समाप्त हो जाएंगे, जिसपे हमने जो है कड़ा प्रतिरोध किया था। तो उसको उसी शाम को आरटीओ महोदय द्वारा जो है उस तालिबानी आदेश को वापस ले लिया गया। आज इनकी बारी है, कल हमारी बारी है। इसलिए हमारा एक कहने का है कि सभी लोगों का पहाड़ में रोजगार रहे और हम सब लोग इनके साथ हैं और इसके कंधे से कंधा मिलाकर हम इनका जो है आंदोलन का समर्थन करते हैं। तो 1/11/2022 का जो आदेश था आरटीए का, उसको हम और नरेंद्र नगर के राजकीय महाविद्यालय पोखरी में समय प्रबंधन विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर नरेंद्र नगर के उपजिलाधिकारी देवेंद्र नेगी बतौर मुख्य वक्ता के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए और करियर काउंसलिंग एंड दूसरे जो लोग हैं वो भी यहाँ पे कई पहुँचे थे और इंटर कॉलेज पोखरी के छात्रों को करियर बनाने के विषय में बताया गया कि कैसे वो बेहतर भविष्य को बना सकते हैं, संवार सकते हैं। समय प्रबंधन पे कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो एसडीएम देवेंद्र नेगी यहाँ पे मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि के तौर पे पहुंचे। उन्होंने महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया और हमारी छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया कि यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो समय का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। इसका यही एक मूल मंत्र है कि हम समय का प्रबंधन करें, मेहनत करें और मेहनत करें। और सभी छात्र छात्राएं इससे बहुत उत्साहित हुए। जो करियर काउंसलिंग की जो एक बच्चों के बीच में एक बैठक थी, सभा थी, इसमें मेरे द्वारा बच्चों को विभिन्न जो आजकल कैरियर हैं उपलब्ध हैं उसके बारे में जानकारी दी गई, बच्चों की क्वेरीज का समाधान किया गया। हमारे कॉलेज में नरेंद्र नगर के एसडीएम सर मिस्टर DS नेगी सर आए थे। आज वो करियर काउंसलिंग की तरफ से आए थे। उन्होंने हमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया, बहुत सा ज्ञान दिया और अपने अनुभव हमसे साझा किए। हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है, इस बारे में सिखाया। अपने गुरु का मतलब जो उनके गुरु ने उन्हें सिखाया वो बातें हमसे साझा की। हमारे कॉलेज में नरेंद्र नगर और उत्तराखंड में अगर कोई महिला सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार होती है तो उनकी कानूनी तौर पे उत्तराखंड हाईकोर्ट की महिला वकील मदद करेंगी। इसके लिए बाकायदा ये महिला वकील एक पोर्टल तैयार कर रही हैं जिसमें राज्य भर की महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के मौके पर नैनीताल में कुछ महिला वकीलों ने हाईकोर्ट बार सभागार में बैठक की और महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ने का फैसला किया। आज 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेंस एंड गर्ल्स, जैसे कि एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वॉक वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस दिन हम लोग भी एक पोर्टल UN वुमेन की जिस तरीके से एक्टिविज्म प्रोग्राम चल रहे हैं, यूनाइट एक्टिविज्म करके, इस तरीके से हम लोग भी अपने स्तर पे एक पोर्टल जनरेट करने वाले हैं वेरी सूनर विद इन 1 or 2 days,
जिसमें कि जो भी विमेन या गर्ल्स हैं जिनके साथ कोई भी टाइप का हैरेसमेंट होता है तो दे कैन कम टू अस और वो अपनी बात को हमारे सामने शेयर कर सकते हैं। और नौकरी के नाम पे ठगी करने वाले 15,000 रुपए के इनामी ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आरोपी 2017 से फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। आरोपी का नाम अमन दुबे है और इसे एसओजी और थाना आईटीआई की टीम ने श्यामपुर बाजपुर से गिरफ्तार किया है। इसने नौकरी दिलाने के नाम पे लाखों रुपए की ठगी की थी। उधमसिंह नगर जनपद में जो अपराधियों के विरुद्ध पकड़ दकड़ में तेजी लाया गया है, हमने बीते दिनों से निर्देश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा अपराधियों की पकड़ दकड़ होना चाहिए। इसी के तहत आज बहुत अच्छी सफलता मिली है। एक आईटीआई थाने का 5 साल से फरार चल रहा हुआ एक 15,000 का इनामी को पकड़ा गया है एसओजी और आईटीआई पुलिस की ज्वाइंट कार्रवाई द्वारा। ये जो है कनाडा में मर्चेंट नेवी में नौकरी लगाने के चक्कर नौकरी लगाने वाला लुभा के 7.5 लाख रुपए की ठगी करके लगातार 5 साल से फरार चल रहा था। इसको काफी मशक्कत से भी ये मिल नहीं रहा था। 15,000 का इनाम 2017 में ही घोषित कर लिया गया था। इस प्रकार 5 साल से एक तरीके से पुलिस की गिरफ्त से बचे हुए अपराधी को एसओजी की टीम और आईटीआई की टीम ने पकड़ा है। उधमसिंह नगर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।